नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज मनी टाइम में हम शुरुआत कर रहे हैं गेहूं उत्पादन से जुड़ी खबर के साथ। चालू फसल वर्ष 2023-24 में गेहूं का उत्पादन 11.4 करोड़ टन के नए रिकॉर्ड को छू सकता है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि अधिक बुआई रकबा और मौसम की स्थिति सामान्य रहने पर गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई का अंतिम चरण चल रहा है। कुछ राज्यों में 1% की कमी है, लेकिन वह जनवरी के पहले सप्ताह में पूरी हो जाएगी। गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने से सरकार को अपना भंडार भरने में मदद मिलेगी। 2028 से दालों का आयात करने की जरूरत नहीं होगी। दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने किसानों के लिए दाल खरीद मंच पेश किया है। इस मंच पर किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी उपज को MSP या बाजार मूल्य पर नाफेड और NCCF को बेच सकते हैं। शुरुआत में इस मंच पर तुअर की दाल की खरीद होगी। भविष्य में उड़द और मसूर दाल के किसानों के साथ साथ मक्का किसानों के लिए भी इसी तरह की सुविधा शुरू की जाएगी। नाफेड और NCCF बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार की ओर से दालों की खरीद करेंगे। चना और मूंग को छोड़कर कई प्रकार की दालों के लिए देश आयात पर निर्भर है। शेयर बाजारों में पिछले 2 दिन से जारी गिरावट के बाद आज तेजी लौट आई। रियल्टी, बिजली और वित्तीय शेयरों में खरीद होने से बाजार में मजबूती रही। BSE सेंसेक्स 490 अंक की बढ़त के साथ 71,847 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 141 अंक की बढ़त के साथ 21,658 अंक पर बंद हुआ। बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति 3.24 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। फिच और इंडिया रेटिंग्स ने भारत की वृद्धि दर को लेकर ताज़ा अनुमान जारी किए हैं। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। वहीं फिच रेटिंग्स ने कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि वर्ष 2024 में मजबूत बनी रहेगी। भारत समेत कई उभरते बाजारों में GDP में लगभग 5% बढ़ोतरी की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि मजबूत अर्थव्यवस्था, निरंतर सरकारी पूंजीगत व्यय और एक नए निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय की संभावना से वृद्धि को समर्थन मिलेगा। अब खबर हवाई यात्रियों के लिए है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने यात्रियों से फ्यूल सरचार्ज न वसूलने का फैसला किया है। विमान ईंधन ATF की कीमतों में कमी के बाद इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज वसूलना बंद करने की घोषणा की है। इससे हवाई किराए में कमी आएगी। एयरलाइंस की परिचालन लागत में ATF की हिस्सेदारी करीब 40% होती है। एयरलाइंस कंपनियों ने ATF की कीमतों में उछाल के बाद 6 अक्टूबर 2023 से फ्यूल सरचार्ज वसूलना शुरू किया था। दूरी के आधार पर फ्यूल सरचार्ज की मात्रा 300 रुपये से लेकर 1000 रुपए तक थी। फ्यूल सरचार्ज हटने से इंडिगो के टिकट की कुल कीमत 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए घट सकती है। पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण से 2022-23 में 24,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एथेनॉल मिश्रण से करीब 509 करोड़ लीटर पेट्रोल की बचत की है। किसानों को 19,300 करोड़ रुपए का भुगतान मिला है। 2022-23 में शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड में 108 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। भारत ने अप्रैल 2023 में चरणबद्ध तरीके से 20% मिश्रित ईंधन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2029-30 तक 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को नियंत्रित करने और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार नए नियम लेकर आ सकती है। इसके लिए 2021 के IT नियमों में संशोधन होने की संभावना है। इसके तहत ऐसे AI एल्गोरिदम या भाषा मॉडल को सार्वजनिक तौर पर उपयोग करने से रोका जाएगा जिनका डेटा सेट पहले से तय है। AI और भाषा मॉडल में सुरक्षा उपायों के अलावा IT नियमों में संशोधन, डीपफेक, सिंथेटिक चीज़ों और लोन ऐप के लिए स्पष्ट निर्देशों के लिए भी नए नियम जारी हो सकते हैं। अस्पतालों और ब्लड बैंक में होने वाली कालाबाजारी अब बंद होगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अस्पतालों और ब्लड बैंकों को निर्देश दिया है कि वो ब्लड के बदले केवल प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। DCGI ने अधिक शुल्क वसूलने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए अन्य सभी शुल्क खत्म करने का फैसला किया है। बिना रक्तदान किए प्राइवेट अस्पताल प्रति यूनिट ब्लड के लिए 3,000 से 8,000 रुपये तक वसूलते हैं। ब्लड की कमी या दुर्लभ ब्लड ग्रुप के मामलों में ये शुल्क और ज़्यादा होता है। शेयर बाजार की तेजी के बीच फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
दूरसंचार विभाग ने लोगों से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल से सावधान रहने को कहा है जो भारतीय स्टॉक मार्केट को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं। विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से ऐसे फर्जीवाड़े वाले अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को ब्लॉक करने का आदेश भी दिया है। ये लोग बाजार में पैनिक क्रिएट कर फायदा उठाना चाहते हैं। ये लोग निवेशकों को 12 मार्च से पहले अपने शेयर बेचने की सलाह दे रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि बीएसई और एनएसई में बड़ी गिरावट आने वाली है। यूपीआई से अब आप अस्पताल और कॉलेज में 5 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे, लेकिन ये सुविधा आपको 10 जनवरी से मिलना शुरू होगी। अब इसकी सीमा 1 लाख रुपए है। एनपीसीआई ने बैंकों और सभी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से नई सीमा को 10 जनवरी से लागू करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने 8 दिसंबर को अस्पताल और कॉलेज में यूपीआई से भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। देश में भुगतान के लिए यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने भुगतान सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ी खबर। गुजरात की ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन ने अपने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 315 से 331 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। ये 2024 का पहला आईपीओ होगा। कंपनी 10 साल में दूसरी बार अपने शेयरों की सूचीबद्ध करने की योजना बना रही है। आईपीओ का 75% हिस्सा पात्र संस्थागत खरीदारों के लिए, 15% गैर संस्थागत निवेशकों के लिए और शेष 10% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है। तो ये थी मनी टाइम में आज की सभी बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। वापसी होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। इसके अलावा आज का मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।